वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तान को IMF से $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के ख़त्म होते ही $7 अरब से ज़ायद मालियत का 3 साला नया एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी प्रोग्राम मिलने की तवक्को है। और इसके लिए हुकूमत ने हमेशा की तरह बिजली और गैस के जो टैरिफ हैं वो बढ़ाने और नए टैक्स इकदाम उठाने की यकीन दहानी भी करा दी है। बिजली गैस टैरिफ में इजाफा, कॉस्ट रिकवरी, इस्लाहात और नए टैक्स इकदाम भी इस शरात में शामिल हैं। और महंगाई में कमी आने तक ये पॉलिसी रेट में कमी ना करने की भी IMF को यकीन दहानी कराई गई है। अब देखना यह है कि इस प्रोग्राम में जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम पर क्या असर पड़ेंगे। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में हम देखें तो 600 अरब रुपए के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 अप्रैल को शेड्यूल सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी है, जबकि 18 बिला मुकाबला मुंतखब भी हो चुके हैं और 30 नशस्तों पर वोटिंग होगी, जिनमें पंजाब की 7 जनरल नशस्तें हैं, बलूचिस्तान की 7 जनरल नशस्तें हैं, 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशस्तें भी इसमें शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब में ज्वाइन किया है। हमारे साहब बहुत शुक्रिया के लिए। हुकूमत ने IMF का मज़ीद 3 साला प्रोग्राम लेना है। आने वाला बजट भी जो है वो भी IMF की हिदायत के मुताबिक ही तैयार होगा। आपको नहीं लग रहा कि अवाम महंगाई के चुंगल से जल्द नहीं निकल सकेंगे, हम लंबी मुद्दत के लिए जकड़ लिए जाएंगे? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। IMF जो है ना वो एक्चुअली अब पाकिस्तान को गवर्न कर रहा है। इस हकीकत को हम तस्लीम करें ना करें, इस बात को वाशगाफ अल्फाज में कहें या ना कहें, लेकिन अब हकीकत ये है कि पाकिस्तान जो है वो IMF अब चला रहा है और उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक पाकिस्तान में सारी तब्दीलियां हो रही हैं। पाकिस्तानियों का या पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का अब इख्तियार बहुत कम है। इसी वजह से आप देख लीजिए कि हुकूमत में भी जो वज़रा की तरतीब और तश्कील और काबीना जिस तरह चल रही है वो भी इसी तरह नजर आ रही है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, वो मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छे ख्वाब नहीं देख रहे। उन्हें कोई फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिलने वाला। IMF से जो भी हम आगे पैकेज लेंगे उसमें पाकिस्तान को मजीद पाकिस्तानियों को मजीद मुश्किलात का सामना होगा, महंगाई बढ़ेगी। IMF जाहिर है अपनी शराइत डिक्टेट करेगा और उस शराइत के मुताबिक जाहिर है जो आपको पैसा देता है वो फिर पैसा लेने के तरीके भी उसी तरह के सोचता है और फिर वो बिजली, गैस, पेट्रोल की प्राइसेस और डिवैल्यूएशन में आपको वो सारी चीजें आपको नजर आएगी, रुपए की कदर में भी कमी लगेगी। तो ये सारी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे दूसरी तरफ ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अवाम ज़हनी तौर पे, माली तौर पर बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास तबका है वो इस हद तक महंगाई के नीचे आकर पिस चुका है कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब वो मतलब उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने बजट को मजीद स्क्वीज करे। तो आगे बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है। अच्छा, हमारे साहब एक और बड़ा मामला भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत वाला। सुप्रीम कोर्ट बार ने जहां जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन की हिमायत की है। हमने ये देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जस्टिस तसद्दुक हुसैन का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म पेश किया था। अब वो उनकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने स्टांस क्यों बदलते रहते हैं अपने ही डिसीजंस पर? के स्टांस बदलना तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी हकीकत है। ये तो मतलब किसी भी मामले पे स्टांस बदलते रहते हैं। ये आपको याद होगा कि वो एक जमाने में कहते थे कि 35 पंक्चर जो है वो नईम सेठी साहब ने लगाए हैं और उसके ऊपर इतनी बड़ी कैंपेन बिल्ड की, सारा मीडिया उस पर जीता रहा, तज्जियाकार बोलते रहे, टेलीविजन पर कॉलम निगार लिखते रहे। फिर एक दिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, वो जो है 35 पंक्चर एक सियासी बात थी। इसी तरह इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था और ये 2018 के इलेक्शन से पहले कि अगर IMF से उन्होंने कर्जा लिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे और इसके ऊपर बड़ी दाद दी गई, बड़े भंगड़े डाले गए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो लिया और वो यू टर्न लेना उनकी आदत है। मजे की बात ये है कि तहरीक इंसाफ वाले उसको बुरा भी नहीं मानते। दूसरों की बातों को अलबत्ता वो बहुत बुरा मानते हैं, उसके ऊपर बड़े कीड़े निकालते हैं, लेकिन इस तरह की बातें बुरे। अब ये तसद्दुक जिलानी साहब की बात, अब ये 6 जजेस का खत है उसके ऊपर इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ है। अगर आप देखिए तो ये जजेस उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह की बात शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने की थी।
ان کی بات اور شوکت عزیز صدیقی کی بات میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے راولپنڈی بار میں فلک شگاف طریقے سے جی بات کی تھی، ایک تقریر کی تھی اور کھلم کھلا بات کی تھی. لیکن عمار تو صاحب یہ اس وقت کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس وقت کیا ٹائمنگ امپورٹنٹ نہیں تھی؟ اس وقت کوئی شخصیت امپورٹنٹ نہیں تھی؟ نہیں، میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کو خود حکمرانی کے خواب نظر آ رہے تھے نا. اس وقت جنرل فیض حمید ان کے خلاف تھے. اس وقت جنرل فیض حمید کا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا اور عمران خان کو جنرل فیض حمید کی ضرورت تھی. اس وجہ سے ساری بات تھی. اب انہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت تو بالکل پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ عدالتوں میں دھر اندازی اداروں کی ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جس وقت یہ کوئی آج کی بات تھوڑی کر رہے ہیں ججز. یہ جج شوکت عزیز صدیقی نے تو کہا تھا کہ پرسوں وہ آئے، انہوں نے یہ کہا، اور نواز شریف کے مقدمے کی بات یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے سال بندیال صاحب کے زمانے میں یہ کہا. تو پھر بندیال صاحب کے اوپر بھی کوئی سوال اٹھتا ہے نا تو عمار کہ صاحب یہی میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جب اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کمیشن بنا دیا گیا ہے، تو کب سے یہ تحقیقات شروع کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پیچھے، کتنا ماضی میں جانا پڑے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ سلسلہ بہت پرانا سلسلہ ہے، جی لیکن کم از کم شوکت عزیز صدیقی زمانے سے تو یہ بات ضرور ہونی چاہیے. اسی زمانے سے یہ بات شروع ہوئی ہے، اسی زمانے سے یہ بات بہت اوپنلی کہی جانے لگی. اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن اس سے پہلے اتنا اوپنلی شاید میڈیا میں نہیں آیا تھا. لیکن ایک جج نے واضح طور پہ کہا اور پھر اس جج کو بڑے عذاب سے بھی گزرنا پڑا. آپ کو شاید ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا دوں جی کہ اس زمانے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وہ معروف تقریر کی، ان کا ٹیلی ویژن چینلز پر نام لینا، ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا بہت نامناسب تھی، بالکل بین کر دیا سینسر گیا تھا. تھا. میرا ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے، کوئی بہت معروف یوٹیوب چینل نہیں ہے، تو میں نے اس پہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا انٹرویو کیا اور 90 منٹ کا انٹرویو کیا. اور اس زمانے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ٹائم بھی دے دیا. وہ انٹرویو آپ دیکھیے تو اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب جب وہ باتیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا، وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. وہ بتا رہے تھے کہ، اور وہ کس بات پہ روئے؟ اس بات پہ نہیں کہ آئے یہ ایجنسیاں انہیں دھمکیاں دے رہی تھی، ان کی نوکری چلی گئی، ان کو تنخواہ نہیں مل رہی، اس بات پہ نہیں وہ رو پڑے. وہ اس بات پہ رو پڑے کہ ان کی بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی گئی، ان کے ساتھ سلوک ٹھیک ہوا ہے. ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ بڑی تکلیف سے گزرے. ان لوگوں تو کے پھر اب ساتھ پھر اگر وہاں سے اس کا سرا پکڑنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اچھا، تحریک انصاف چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کس بنیاد پر کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ بار نے اس کی مذمت بھی کی ہے، عدالت کی ہم بات کریں یا اور اداروں کی بات کریں تو ان کو متنازع بنانے میں بھی ان کی خاص توجہ ہے. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ قصہ بات ہے 2022 کا اور یہ بندیال صاحب کی عدالت میں یہ درخواست پیش کر چکے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں دراندازی ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ان سارے ججز کو کوئی مقدمہ نہیں اب سننا چاہیے، کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے خود بتا دیا ہے، ایک خط لکھ کر اقرار کر دیا ہے کہ ہمارے فیصلے انفلوئنسڈ ہیں. جی کس سے انفلوئنسڈ ہے؟ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں تو دھمکیاں مل رہی ہیں. تو اب فوری طور پہ سپیریئر عدالتوں کو ان کو تمام تر مقدمات سے الگ کر دینا چاہیے ٹھیک کیونکہ ہے. ان کے فیصلے انفلوئنسڈ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات اس وقت سے ہونی چاہیے کہ جس وقت سے شوکت عزیز صدیقی نے بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بندیال صاحب کو بھی کھٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ درخواست تو ان کو بھی دی گئی تھی، وہ کیوں چپ رہے، منہ میں گھونگھریاں ڈال کے بیٹھے رہے؟ وہ بھی اس زمانے میں تھے، انہیں بھی شوکت عزیز صدیقی کی طرح دلیر بن کر آواز ایک تقریر کرنی چاہیے تھی کہ نہیں ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان ٹھیک ہے. معاملات میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی کمیشن بنا دیا. یہ بات درست ہے کہ کمیشن کی تاریخ ہمارے ہاں بالکل مناسب نہیں رہی. حامد میر کمیشن، مطیع اللہ جان کمیشن، مسنگ پرسن کمیشن، کسی کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. لیکن کمیشن بنانے کے علاوہ حل ہی کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟
तो जो 6 का टाइम दिया ठीक है है अमर साहब, एक और मामला है सानिया 9 मई के हवाले से, जहां हमने देखा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सानिया 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनको भी सज़ा सुना दी गई है। फौजी अदालतों की भी जो केसेस हैं उसके मुतालिक भी अब इजाज़त मिल गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बानी PTI 9 मई के बहुत सारे मुकदमात में भी नामजद हैं, उनको भी 9 मई के मनसूबा साज के तौर पर देखा जा रहा है। इस सिचुएशन को आप कहाँ तक जाता देख रहे हैं? देखिए, कल जो गुजरांवाला की अदालत से नताशा असलम, शायद उन जज साहिबा का नाम है, और उन्होंने 51 मुल्जमान को 5-5 साल की कैद सुनाई है। मेरे ख्याल में इसमें गलती हमारी अदालतों की तरफ से ये हुई है कि ये मामला बहुत ताखीर का शिकार हुआ है। यही मामला अमेरिका में हुआ, कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों ने हमला किया। उन्होंने चंद दिनों के अंदर उनकी चेहरे शेरे शनाख्त करके 18 से 20 साल तक की कैद की सजा दी। हमने उनको बहुत देर में सजा दी, लेकिन 5 साल कैद बामुशक्कत दी। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे तरीके से जज करके, देख के, सबूतों के साथ कि ये मुजरिम है, ये मुलम्मिस है। दूसरा, अगर आपने वो सारा मामला पढ़ा हो तो उसमें आपको पता चला होगा कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मरकजी किरदार है 9 मई के, उनकी सजा अलग है, जो कि जिन तौर पर जेल में है। मरकजी किरदार में से एक तो इमरान खान साहब है, दूसरा कुछ लोग रूपोश है जैसे मुराद सईद वगैरह है। अच्छा, इमरान खान साहब जो है, अगर इन जो मरकजी किरदार नहीं है, इनको 5 साल कैद बामुशक्कत मिल रही है, तो इमरान खान के साथ क्या अदालतों ने करना है वो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है। और आगे और बानी तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार अमार मसूद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते प्रोडक्शन करवाते हैं हमें सीनियर एंकर पर्सन शायर वसी शाह साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम 2 मिनट के लिए गुफ्तगू करना चाहेंगे बाबर आजम के मामले पर, जो जिस तरह से कप्तान उन्हें दोबारा से बना दिया गया है, T20 का भी और वनडे का भी और T20 वर्ल्ड कप भी अब सर पर है। तो आप इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि जो व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल अपनी एक राय मुख्तलिफ रख रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। वो तो देखिए, हमेशा राय तो डिवाइडेड आपको नज़र आएगी, लाजवाब है। एक हर शख्स की अपनी राय है, उसका एहतराम भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमने पहले भी इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर हमने बात की थी, और हमने ये कहा था कि आप एक मरतबा सोचें समझें, खिलाड़ी की अपनी सलाहियत, उसकी जो कायदाना सलाहियत है वो देखें। क्या उसकी कायदाना सलाहियतों की वजह से उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसका अपना काम जो है परफॉर्मेंस मुतासर होती है? जैसे कोहली आप देखिए जी। तो बजाय इसके कि आप एक बड़े स्टार को, बड़े प्लेयर को खो दें, आप उसको एक अपनी जिम्मेदारी पे लगा देते हैं। आप देखें ना कि अब कोहली बेशुमार मैचेस में कैप्टन नहीं रहे, मगर कैप्टन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी रही, क्योंकि उनकी वजह से मैचेस जीते उन्होंने। ये सारे देख लें। फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ भी देखनी होती है कायदाना सलाहियतों के अंदर, कि क्या वो टीम को साथ लेकर चल सकता है, कोई शख्स के नहीं चल सकता। ठीक है, आपने ये भी देखना होता है कि आपने कोई ऐसी गलतियां तो नहीं की हैं कि एक शख्स पहले लेकर चल सकता था, अब नहीं लेकर चल सकता। मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि पहले अगर आप इनको ड्रॉप करने के बजाय एक मौका और देते, अब आपने शाहीन को एक कप्तान बना दिया। अब जब कप्तान बनाने के बाद दोबारा उससे आप कहेंगे कि उसकी जेर क़यादत खेले, तो लाजिम बात है हर शख्स एक इंसान ही होता है ना। अब ये किसने पैदा की, इसका भी मैं समझता हूँ इंक्वायरी पता नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मगर ये सवाल ज़रूर उठता है कि आप लोगों को शीरो शकर करने, आप इन्हें ओवरऑल जो टॉप मैनेजमेंट है उसका भी ये फ़र्ज़ है कि जो प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा लेकर चले, और इस बात का ख्याल रखें कि अगर वो इस किस्म का कोई डिसीजन लेंगे तो कल को वो डिसीजन जो है वो टीम में रिफ्ट पैदा करेगा। बहरहाल मैं भी समझता हूँ कि चूँकि सिलेक्शन कमेटी जो है उसने फैसला किया है और सबने मिल के फैसला किया है, तो बात यह है कि एक उसके साथ आप खड़े रहें, 1 साल 2 साल, जो भी दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो भी इस काम के स्टैंडर्ड्स हैं, 2 साल 3 साल, आप तो अच्छा कर जो बुरा कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। मगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फर्ज कर लीजिए एक टूर्नामेंट आप हार गए या किसी वजह से परफॉर्मेंस खराब होगी, अब दोबारा, अब बाबर आजम फिर लॉबिंग शुरू हो जाती है, फिर लॉबिंग शुरू हो जाती है। और मेरे ख्याल में इस मौके पे टीम को, मैनेजमेंट को ये चाहिए कि शाहीन को भी, इनको भी बिठा के इनके साथ काउंसलिंग भी करें, इनके साथ सेटिंग्स भी करें, ताकि शाहीन भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है उसकी वो नजर आनी चाहिए। न सिर्फ सपोर्ट नजर आनी चाहिए, बल्कि किसी वजह से अपना मोरल डाउन हो कि अपनी कारकर्दगी जो है उसकी
وہ بھی کم نہیں وہ ہونی بہتر ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ کنسسٹنسی جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں بھی ہمیں نظر آئے، اب ان کو زیادہ محنت کرنی ہوگی انوار، کنسسٹنسی پہ بھی کرنی ہوگی اور لوگوں کو ملا کر رکھنے پہ بھی کرنی ہوگی، اور میرے خیال میں اس کی ذمہ داری بابر اعظم پہ زیادہ عائد زیادہ پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بریک لے اب لیتے وہ ہیں۔ صرف شاہین کو ایز اے پلیئر ٹریٹ نہیں کر رہے ہوں گے، ایک سابقہ کپتان کے ساتھ بھی کھیل ٹریٹ کر رہے رہے ہوں ہوں گے، گے، تو ان کو بالکل کہیں نہ ایسے کہیں وہ اہمیت شاہین کو دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔